हेलो गाइज। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट परीक्षा नवंबर 2017 हिंदी प्रश्न पत्र 3rd। गाइज, इससे पहले के भी हम लोगों ने गत वर्ष के पेपर्स को हल किया हुआ है, तो आप सब जा करके प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं जेआरएफ के क्लास में यूजीसी नेट परीक्षा नवंबर 2017 हिंदी प्रश्न पत्र 3rd। तो गाइस, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। और गाइज, ऑप्शन ए है सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, और ऑप्शन बी है सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, और ऑप्शन सी है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग, और डी ऑप्शन है गाइज सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्ति। तो गाइज, आप लोगों को बता दें कि सिद्धि में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में सिद्धों के लिए कहते हैं कि सिद्धि प्राप्ति के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते हैं, योग या सेवन आवश्यक था। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। तो गाइज, आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। और गाइज, हमारा अगला प्रश्न है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है, यह कथन किस आलोचक का है? और ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन है विजय देव नारायण शाही, सी ऑप्शन है रामपूजन तिवारी, और डी ऑप्शन है श्याम मनोहर पांडे। तो गाइज, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सही आंसर हुआ ऑप्शन ए, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो गाइज, प्रश्न संख्या 3 है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए, यह कथन किसका है? और ऑप्शन ए है राहुल सांकृत्यायन, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी ऑप्शन है माता प्रसाद गुप्त। तो गाइज, ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो गाइज, सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गाइस, हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुद ही कहा है कि रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए, अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कबीर में नाथपंथी विश्वास सहज रूप में वर्तमान थे, और इस काल के श्रेष्ठ गुरु स्वामी रामानंद द्वारा प्रचलित भक्ति सिद्धांत का बीज पड़ा। इस प्रकार कबीर में एक ओर यौगिक सिद्धांतों की पूरी जानकारी है, तो दूसरी ओर भक्ति साधना की बलदायिनी प्रेरणा। तो गाइस, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए गाइस, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, विठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? और गाइस, ऑप्शन ए है बालकृष्ण की उपासना, बी ऑप्शन है युगलोपासना, सी है राधा स्तुति, और गाइस डी ऑप्शन है कांता भाव की उपासना। तो गाइस, विठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में युगलोपासना पद्धति का समावेश किया हुआ है। तो गाइस, हमारा सही उत्तर जाता है ऑप्शन बी को, युगलोपासना। इस पद्धति में गाइस राधा और कृष्ण का युगल रूप स्वीकार किया गया है, और वाम भाग में राधा के साथ विराजमान श्री कृष्ण ही उपास्य हैं। निम्बार्क संप्रदाय की पूजा पद्धति यही है, युगलोपासना। तो गाइस, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए गाइस, हमारा प्रश्न संख्या 5 है,
सचिव वैद गुरु तीन ज्यों प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेग ही नाश। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? और गाइज ऑप्शन ए है बालकांड, बी ऑप्शन है अयोध्या कांड, सी ऑप्शन है सुंदरकांड और डी ऑप्शन है लंका कांड। तो गाइज यह दोहा सुंदरकांड से लिया गया है। गाइज हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी सुंदरकांड। वहीं गाइज बालकांड की पंक्तियां हैं, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जिनहि परम श्रेय खिन। और गाइज अयोध्या कांड की कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति इस प्रकार से है, भरतहि होई न राज मधुविधि, हरिहर पद पाई, कबहू की काजी सिकरनी, क्षीर सिंधु बिनसाई। और गाइज लंका कांड की कुछ पंक्तियां हैं, फुलई फरई न बेत यद्यपि, सुधा बरसहि जलद, मुरुख हृदय न चेत जाऊं, गुरु मिलहि बिरंची सम। तो गाइज चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। और देखिए गाइज क्वेश्चन है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरथवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। और गाइज ऑप्शन ए है असाधारण महाकाव्य, बी ऑप्शन है फुटकर कवितों का संग्रह, सी ऑप्शन है छंदों का अजायब घर और डी ऑप्शन है अलंकार मंजूषा। तो गाइज डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरथवाल के अनुसार केशव की रामचंद्रिका फुटकर कवितों का संग्रह है। तो गाइज हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी फुटकर कवितों का संग्रह। और गाइज इसके अलावा भी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार केशव की रामचंद्रिका को असाधारण महाकाव्य कहा गया है और राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को कहा गया है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। और देखिए गाइज हमारा प्रश्न संख्या 7 है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ढेर सारा हमारे चैनल को सपोर्ट करें और गाइज बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। तो गाइज देखिए हमारा प्रश्न संख्या 7 है, रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। और गाइज ऑप्शन ए है स्वानुभूति और स्वच्छंदता, बी ऑप्शन है अलंकृति, सी ऑप्शन है विरोध वैचित्र और डी ऑप्शन है बिरहा तिरेक। तो गाइज आपको बता दें कि रीति मुक्त कविता की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो गाइज बता दें, एक तो पहली विशेषता है रीति मुक्ति कविता की स्वानुभूति और स्वच्छंदता, वहीं आंतरिक अनुभूतियों का काव्य और आत्म प्रधान और व्यक्तिपरक। और गाइज और भी रीति मुक्त कविता की प्रवृत्तियाँ या कहें तो विशेषता हैं सांकेतिक और व्यंजना प्रधान, कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य, भाव प्रधान अधिक और रूप प्रधान का कम होना और भावावेग का उच्छल प्रवाह होना रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या फिर विशेषताएं हैं। तो गाइज हमारा जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए ये सही होता है, स्वानुभूति और स्वच्छंदता रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो गाइज चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 8 है कुछ इस प्रकार से, सीख सिकाई न मानती है, बरही बसंग सखिन के आवे, खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कतजाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलिन को, रही के कही कौन सवा दही पावे, कौन परे यह बानी अरी, नीत नीर भरी गगरी ढरकावे। इस सवैया में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? और गाइज ऑप्शन ए है अनुराग, बी ऑप्शन है क्रोध, सी ऑप्शन है उपालंब और गाइज डी ऑप्शन है ईर्ष्या। तो गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो सवैया ऊपर दिया गया है यह प्रताप शाही के व्यंग्यार्थ कौमुदी का है और इन पंक्तियों में नायिका की सखी द्वारा नायिका के लिए उल्लाहना का भाव व्यक्त किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वयः संधि की मधुर क्रीड़ावृत्ति कहा है। गाइज उल्लाहना का अर्थ होता है उपालंब, उपालंब यानी कि उल्लाहना, अर्थात गाइज इस सवैया में नायिका की सखी का उपालंब भाव व्यक्त हुआ है। गाइज सही आंसर हुआ हमारा ऑप्शन सी, इस प्रश्न का सही आंसर हुआ उपालंब ऑप्शन सी। तो गाइज चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, घूसती है लाल लाल मसाल अजीब सी, अंतराल बीवर में तब में लाल लाल कुहरा, कुहरे में सामने रक्त लोल स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां मुक्ति बोध की किस कविता से है?
गाइज मैं आशा करती हूँ कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग को आ रहा होगा। तो गाइज कमेंट में ज़रूर बताने का कोशिश कीजिएगा। और गाइज देखिए ऑप्शन ए है एक स्वप्न कथा, बी ऑप्शन मुझे याद आते हैं, सी ऑप्शन अंधेरे में और डी ऑप्शन है मुझे कदम कदम पर। तो गाइज यह जो ऊपर पंक्तियां हैं, घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी, अंतराल वीवर के तम में लाल लाल कोहरा, कोहरे में सामने रक्त लोल स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। गाइज यह पंक्तियां हैं अंधेरे में कविता का। गाइज इस प्रश्न का सही आंसर हुआ ऑप्शन सी अंधेरे में। और गाइज एक स्वप्न कथा, इस कविता की कुछ पंक्तियां हैं। हाय रे मेरी ही स्फूर्ति मुख, मेरा ही अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं और विश्वास करते हैं। गाइज ये पंक्तियां हैं एक स्वप्न कथा का कविता का। और गाइज मुझे याद आते हैं, इस कविता की पंक्तियां हैं। सुबह से शाम तक काम की तलाश में, इस गुजरे हुए दिन की निरर्थकता की आग में जलता धुआंता हुआ। गाइज ये पंक्तियां हैं मुझे याद आते हैं कविता की। और गाइज मुझे कदम कदम पर, इस कविता की पंक्तियां हैं। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक स्मित में विमल सदा नीरा है। गाइज यह पंक्तियां हैं मुझे कदम कदम पर कविता की। तो गाइज चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए अगला प्रश्न है प्रियमवध निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है। और गाइज ऑप्शन ए है प्रलय की छाया, बी ऑप्शन है असाध्य वीणा, सी ऑप्शन है ब्रह्म राक्षस और डी ऑप्शन है कमायनी। तो गाइज प्रियमवध यह जो है असाध्य वीणा कविता का पात्र है। और गाइज वहीं प्रलय की छाया का मुख्य पात्र है कर्णदेव, वहीं ब्रह्म राक्षस का जो पात्र है वो खुद ही है ब्रह्म राक्षस, और कमायनी के पात्र हैं मनु जो कि मुख्य पात्र हैं। तो चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 11 है मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है। और गाइज ऑप्शन ए है 1935, बी ऑप्शन है 1934, सी ऑप्शन है 1936 और डी ऑप्शन है 1933। तो गाइज मधुशाला ये जो रचना है वो है हरिवंश राय बच्चन की। और इसके अलावा भी गाइज इनकी रचनाएं हैं तेराहार, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशान निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी। गाइज ये सभी बच्चन की कविता संग्रह है। और गाइज आपको बता दें कि मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। तो गाइज सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए 1935 ईस्वी। तो गाइज इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए गाइस प्रश्न है भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक हैं। और गाइस ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, सी ऑप्शन है शिवदान सिंह चौहान और गाइस डी ऑप्शन है रामविलास शर्मा। तो गाइस ये पंक्तियां भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो गाइस आप सब देख ही रहे हैं कि नवंबर 2017 के पेपर में ज़्यादातर पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से ही पूछी गई हैं जो कि शुक्ल जी ने कहा हुआ है। तो गाइज ये शुक्ल जी के जो भी कथन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और लगभग जो भी कथन पूछे जाते हैं 100 में से 85% होता है कि वो पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही होती हैं। गाइस आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत काव्यखंड में पुरानी धारा में ये जो ऊपर पंक्तियां कही गई हैं वही कहा है कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। और गाइस रामविलास शर्मा जी ने कहा है कि भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, वह हमारे जातीय नव जागरण का साहित्य है। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए प्रश्न संख्या 13 है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। और गाइस ऑप्शन ए है साकेत, बी प्रिय प्रवास, सी कामायनी और डी है लोकायतन। तो गाइस खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हरिऔध जी के द्वारा लिखित प्रिय प्रवास को माना जाता है गाइस, जिसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। तो गाइस हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। और गाइस साकेत इसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी और मैथिली शरण गुप्त
जी के द्वारा यह रचना रचित है और कामायनी का 1935 ईस्वी जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और लोकायतन गाइज 1964 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ और इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। और गाइज ये सभी के सभी एक महाकाव्य हैं, जो चारों रचनाएं हैं सारे ही महाकाव्य हैं। तो गाइज चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 14 है। कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? और ऑप्शन ए है आत्मजयी, बी ऑप्शन है संशय की एक रात, सी ऑप्शन है उर्वशी और डी ऑप्शन है कनुप्रिया। तो गाइज कामाध्यात्म की समस्या उर्वशी रचना में उठाई गई है, तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी उर्वशी। और गाइज उर्वशी के रचनाकार हैं दिनकर। वही गाइज आत्मजयी में मृत्यु का विचार काव्य के विषय में वर्णन किया गया है और गाइज प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी और रचनाकार है कुंवर नारायण। वही गाइज संशय की एक रात में युद्ध की अनिवार्यता के विषय में वर्णन किया गया है और कनुप्रिया में राधा की प्रेम संवेदना के विषय में वर्णन किया गया है और राधा की प्रेम संवेदना के रचनाकार है धर्मवीर भारती। तो गाइज चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 15 है। क्षत्रिय उठो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को अपनी सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिटा चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या क्लेश का। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं और गाइज ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सी ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र और गाइज डी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। तो गाइज यह पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की। और गाइज यमुना वर्णन जो कि भारतेंदु जी के द्वारा रची रचना है और गाइज इसकी प्रमुख पंक्ति है तरन चनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। गाइज चलते हैं उर्वशी जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है और इसकी भी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार से हैं। शांति शांति सब और किंतु यह करण करण स्वर कैसा। तो चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से। प्रश्न संख्या 16। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? और ऑप्शन ए है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, बी ऑप्शन है गजानंद माधव मुक्तिबोध, सी ऑप्शन है लक्ष्मीकांत वर्मा और डी ऑप्शन है कुंवर नारायण। तो गाइज यह पंक्तियां हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। गाइज सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां आपको बता दें कि अज्ञे दूसरे सप्तक की भूमिका में कहते हैं कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी न ही रहे न ही हैं, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो गाइस आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही होगी। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ और देखिए गाइस हमारा प्रश्न संख्या 17 है। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई हैं। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपर्युक्त कथन किसका है? और गाइज ऑप्शन ए है कमलेश्वर, बी ऑप्शन है राजेंद्र यादव, सी ऑप्शन है मोहन राकेश और डी ऑप्शन है निर्मल वर्मा। तो गाइज नई कहानी के संबंध में यह कथन कमलेश्वर का है। तो गाइज सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए कमलेश्वर। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई हैं। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में गाइज यह जो कथन कहा गया यह कमलेश्वर का है और गाइज कमलेश्वर ने सारिका पत्रिका के द्वारा समानांतर कहानी आंदोलन चलाया था और इनकी पुस्तक है नई कहानी की भूमिका। गाइज तो की है कमलेश्वर की। तो चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 18 है। सिख
अमलदारी को उखाड़ती हुई साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? और गाइज ऑप्शन ए है बसंती, बी है मैया दास की माड़ी, सी ऑप्शन है कुंतो और डी ऑप्शन है समय सरगम। तो गाइज सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी मैया दास की माड़ी। गाइज इसमें सिर्फ अमलदारी को उखाड़ती हुई साम्राज्यशाही का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। और गाइज वहीं बसंती में स्त्री की प्रबल जिजीविषा एवं संघर्ष की कथा का वर्णन किया गया है। और गाइज कुंतो उपन्यास में विभाजन पूर्व पंजाब के आर्य समाजी परिवार के संस्कार का वर्णन किया गया है। और गाइज समय सरगम में जीवन को जीने, पहचानने और स्वीकारने की कहानी कही गई है। तो गाइज चलते हैं समय सरगम के उपन्यासकार के बारे में भी जान लेते हैं। तो गाइस समय सरगम के उपन्यासकार हैं कृष्णा सोबती और समय सरगम का प्रकाशन वर्ष है सन 2000 ईस्वी। और गाइस कुंतो यह उपन्यास है भीष्म साहनी का और प्रकाशन वर्ष है 1993 ईस्वी। और बसंती गाइस भीष्म साहनी का ही उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1980 ईस्वी। और मैया दास की माड़ी का प्रकाशन वर्ष 1988 ईस्वी है और यह भी रचना है भीष्म साहनी जी का, जो कि उपन्यास विधा की रचना है। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 19 है। और गाइज प्रश्न है भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं। और ऑप्शन ए है नंद दुलारे वाजपेयी, बी ऑप्शन है रामविलास शर्मा, सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और गाइज डी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो गाइज सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं। और रामविलास शर्मा के निबंध का नाम है साहित्य और संस्कृति और द्विवेदी जी के निबंध का नाम है सहज साधना और रामचंद्र शुक्ल के निबंध का नाम है गाइज रसात्मक बोध के विविध रूप। तो गाइज चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 20 है साहित्य कार्य की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार हैं। और गाइज ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन है अज्ञे, सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और गाइज डी ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार गाइज महादेवी वर्मा है। और जयशंकर प्रसाद के रचना का नाम है काव्य और कला तथा अन्य निबंध और अज्ञेय के रचना का नाम है स्मृति छंदा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के रचना का नाम है कल्पलता। गाइज कल्पलता का प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी है। तो गाइज चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 21 है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? और गाइज ऑप्शन ए है कलम का मजदूर। गाइस यह भी जो है यह रचना कलम का मजदूर यह जीवनी है, जीवनी विधा की रचना है। और बी ऑप्शन है कलम का सिपाही, सी ऑप्शन है मेरी पत्नी और भेड़िया और गाइस डी ऑप्शन है प्रेमचंद घर में। गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कलम का मजदूर, कलम का सिपाही और प्रेमचंद घर में गाइस ये तीनों ही जो रचनाएं हैं वह जीवनी विधा की रचना है। लेकिन मेरी पत्नी और भेड़िया गाइस यह आत्मकथा विधा की रचना है। तो गाइस सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी मेरी पत्नी और भेड़िया। गाइस इसका प्रकाशन सन 2009 ईस्वी में हुआ था और गाइस इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। वहीं कलम का मजदूर गाइस यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जरूर ध्यान से इसको देखिएगा। कलम का मजदूर इसका प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी है और गाइस जीवनी विधा की यह रचना है। और इसके जो कलम का मजदूर के रचनाकार हैं वो है मदन गोपाल। गाइस हमेशा याद रखिएगा कलम का मजदूर के रचनाकार हैं मदन गोपाल और कलम का सिपाही इसके रचनाकार हैं अमृत राय और प्रेमचंद घर में इसके रचनाकार हैं शिवरानी देवी। और गाइस यह तीनों ही रचनाएं जीवनी विधा की रचना है। और गाइज आपको बता दें कि जो अमृत राय हैं यह शिवरानी देवी और प्रेमचंद के बेटे हैं। तो गाइज चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 22 है गाइज। फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान के से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों को दारुण कथा का चित्रण है? और गाइज ऑप्शन ए है मेलांचल, बी ऑप्शन है जुलूस, सी ऑप्शन है परती परिकथा और डी ऑप्शन है कलंक मुक्ति। तो गाइज फणीश्वर नाथ रेणु के
जुलूस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण किया गया है। गाइज हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी जुलूस। और वहीं गाइज महिला आंचल में आज़ादी के आगे पीछे की राजनीति एवं सामाजिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। और वहीं गाइज प्रति परिकथा में जिस चीज़ का वर्णन है वह है आज़ादी के बाद विकास के नाम पर घटित घटनाएं। और कलंक मुक्ति में गाइज पूंजीवादी समाज में नारी शोषण की कहानी का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। तो गाइज चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 23 है अतएव दो बालू का रूप। तो गाइज प्रश्न संख्या 23 है अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत श्रेणी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? और गाइज ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, बी ऑप्शन है चाणक्य, सी ऑप्शन है सिल्यूकस और डी ऑप्शन है राक्षस। तो गाइज यह संवाद चाणक्य के द्वारा कही गई है। सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी चाणक्य। वहीं गाइज चंद्रगुप्त के द्वारा जो पंक्ति कही गई है वह है आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही जीवन है। वहीं गाइज जो चंद्रगुप्त में एक पात्र है राक्षस, उसके द्वारा एक पंक्ति कही गई है केवल सद्धर्म की शिक्षा ही मनुष्यों के लिए पर्याप्त है। और गाइज सिल्यूकस जो कि चंद्रगुप्त के पात्र हैं और इनकी पंक्ति है इतनी नीचता अभी उस लज्जाजनक अपराध को प्रकट करना बाकी ही रहा, उल्टा अभियोग। तो गाइज चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 24 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? और गाइज ऑप्शन ए है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, बी ऑप्शन है आठवां सर्ग, सी ऑप्शन है नायक खलनायक विदूषक और डी ऑप्शन है शकुंतला की अंगूठी। तो गाइज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के आठवां सर्ग नाटक में आया है। सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी आठवां सर्ग। वहीं गाइज सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक में नारी सार्थकता एवं नारी पूर्णता की तलाश का वर्णन किया गया है। और नायक खलनायक विदूषक में व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार विभिन्न स्थितियों का वर्णन किया गया है। और गाइस शकुंतला की अंगूठी में संघर्ष विहीन प्राचीन नाट्य दृष्टि का पुनर्निर्माण विषय वस्तु का वर्णन किया गया है। और गाइस यह सभी जो नाटक दिए गए हैं वह सुरेंद्र वर्मा जी के हैं। और गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 25 है रस सूत्र। रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? और गाइज ऑप्शन ए है साहित्य दर्पण, बी ऑप्शन है नाट्य शास्त्र और सी ऑप्शन है रस गंगाधर, डी ऑप्शन है 10 रूपक। तो गाइज यह सूत्र नाट्य शास्त्र ग्रंथ में है। तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी नाट्य शास्त्र। यह ग्रंथ भरत मुनि द्वारा रचित है। गाइज इसमें कहा गया है कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी जिसको संचारी भी कहा जाता है, इन भावों के योग से रस की निष्पत्ति होती है। बाद में 4 विद्वानों भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त ने क्रमशः उपर्युक्त सूत्र की व्याख्या की। तो गाइज चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज प्रश्न संख्या 26 है जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो गाइस सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऑप्शन ए जो विभावना अलंकार है यही इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। गाइस जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई होती है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे मैं गाइस एक उदाहरण इस प्रकार से कुछ है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। गाइस यहाँ पर बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई है, मतलब ना ही पैर है और ना ही कान है, फिर भी वह सुनने का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पर बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो रहा है। तो गाइज वहाँ पर विभावना अलंकार होगा। तो उसके बाद देख लेते हैं गाइज निदर्शना के बारे में। निदर्शना अलंकार उसे कहते हैं जहाँ बिंब और अनुबिंब भाव से कोई बात बताई जाती है। जैसे अति खीन मृणाल के तारहु ते ही ऊपर पाँव दे आवनो है। और वही गाइज असंगति अलंकार उसे कहेंगे जहाँ पर कारण कार्य स्थान काल आदि की नियम विरुद्ध स्थिति हो या इनमें कोई संगति न बैठे। जैसे कि गाइज मृग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति। वहीं अर्थांतर न्यास अलंकार उसे कहते हैं जहाँ सामान्य कथन का विशेष के द्वारा तथा विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन होता है। जैसे बड़े जेनेहू गुणन बिनु बिरद बढ़ाई पाए
कहत धतूरे सो कनक गहनु गढ़ो न जाए। तो चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ और देखिए हमारा प्रश्न संख्या 27 है। निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? और गाइज ऑप्शन ए है भाव, बी ऑप्शन है विभाव, सी ऑप्शन है अनुभाव और डी ऑप्शन है संचारी भाव। तो गाइज भाव रस का अवयव नहीं है। सही उत्तर हुआ हमारा ऑप्शन ए भाव। विभाव, अनुभाव और संचारी या व्यभिचारी भाव रस के अवयव हैं, लेकिन एकमात्र भाव ही ऐसा है जो रस का अवयव नहीं है। तो चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 28 है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? और गाइज ऑप्शन ए है श्लेष माधुर्य, बी सी ऑप्शन है शक्ति और डी ऑप्शन है समाधि। तो गाइज शक्ति यह काव्य गुण नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। आचार्य वामन ने काव्य गुणों को 20 भागों में बांटा है, जिसमें 10 शब्द तथा 10 अर्थ गुण हैं, जैसे श्लेष माधुर्य, समाधि, ओज, प्रसाद, समता, सुकुमारता, उदारता, अर्थ व्यक्ति और कांतिबंध काव्य गुण हैं। और वहीं गाइज काव्य के 3 गुण माने जाते हैं मुख्यतः माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो गाइज यहाँ पर जो शक्ति है वह काव्य गुण नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और गाइज प्रश्न संख्या 29 है। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किस आचार्य का है? और गाइज ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन है नगेंद्र, सी ऑप्शन है नंदलाल वाजपेयी और डी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो गाइज यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो गाइज आप लोगों ने खुद ही देखा कि जो भी नवंबर 2017 का पेपर है इसमें अधिकतर आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित पंक्तियां पूछी गई हैं। तो गाइज चलते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ और गाइज प्रश्न संख्या 30 है। अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स ऑन पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? और गाइज ऑप्शन ए है 26 अध्याय, बी ऑप्शन है 25 अध्याय, सी ऑप्शन है 24 अध्याय और डी ऑप्शन है गाइज 23 अध्याय। तो गाइज अरस्तु के ग्रंथ पोएटिक्स में कुल 26 अध्याय हैं। तो गाइज सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए 26 अध्याय। गाइज इसमें काव्यात्मक सृजन के लिए भाषा, लय और संगीत की बात की गई है। तो गाइज चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 31 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है? और गाइज ऑप्शन ए है मार्क्सवादी दर्शन का अनिवार्य घटक है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, बी ऑप्शन है मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंध उसके उत्पादन संबंधों पर आधारित होते हैं, और गाइज सी ऑप्शन है समाजवाद और साम्यवाद में आर्थिक तथा सामाजिक परिपक्वता में अंतर होता है, डी ऑप्शन है साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहेंगे। तो गाइज मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल जो ऑप्शन डी है वही नहीं है। तो सही उत्तर हुआ गाइज ऑप्शन डी, यह मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। और बाकी जो ऊपर की 3 पंक्तियां दी गई है, मार्क्सवादी दर्शन का अनिवार्य घटक है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यह भी सही है। और जो ऑप्शन बी है मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंध उसके उत्पादन संबंधों पर आधारित होते हैं, गाइज यह भी सही है। और जो सी ऑप्शन दिया गया है समाजवाद और साम्यवाद में आर्थिक तथा सामाजिक परिपक्वता में अंतर होता है, गाइज यह भी मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 और प्रश्न है गाइज निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? और ऑप्शन ए है जैक देरिडा, बी ऑप्शन है डेनियल बेल, सी ऑप्शन है रोला बार्थ और डी ऑप्शन है रेमंड विलियम्स। तो गाइज उत्तर आधुनिकता से जो संबंधित नहीं है वो है रेमंड विलियम्स। सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी रेमंड विलियम्स। उत्तर आधुनिकता वादियों में लियोटार्ड, बौद्रिया, फ्रेडरिक जेम्सन, जैक देरिडा, डेनियल बेल और रोला बार्थ आदि प्रमुख हैं, लेकिन इसमें रेमंड विलियम्स उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 33 है। पीर भरो जे धीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मनः स्थिति का संकेत किया गया है? और गाइज ऑप्शन ए है
दुखातिरेक, बी ऑप्शन है दुख का कम होना, जो सी ऑप्शन है वो है पीड़ा में आनंद की अनुभूति, और डी ऑप्शन है पीड़ा से मुक्ति का उपक्रम। तो गाइस इन पंक्तियों में स्त्री की मन स्थिति यह दर्शा रही है कि वह अत्यंत ही पीड़ित है, अर्थात दुख के अतिरेक आवश्यकता से अधिक से वह बहुत ही ज़्यादा विचलित है। दुख इतना ज़्यादा है कि उसका हृदय धैर्य धारण नहीं कर पा रहा है और वह बंधित रहने में असमर्थ हो रही है। तो गाइस सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। तो गाइस हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? और गाइस ऑप्शन ए है बालकांड, बी ऑप्शन है अयोध्याकांड, सी ऑप्शन है अरण्यकांड, और गाइस डी ऑप्शन है उत्तरकांड। तो गाइस तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उत्तरकांड जो है उसमें कलयुग का वर्णन किया है। सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, उत्तरकांड में तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन किया हुआ है। चलते हैं गाइस अगले प्रश्न की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो गाइस प्रश्न संख्या 35 है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्योतन रह गया है, उपरोक्त गीत किस कवि का है? और गाइस ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, और गाइस डी ऑप्शन है रामकुमार वर्मा। गाइस आई होप कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को आ रहा होगा। तो गाइस स्नेह निर्झर बह गया है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्योतन रह गया है। गाइस यह पंक्तियां हैं निराला की। तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी निराला, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। चलते हैं गाइस इसी के साथ जयशंकर प्रसाद के पंक्तियों के बारे में भी जान लेते हैं। और जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है, सब जीवन बीता जाता है धूप छां के खेल सदृश। और नरेंद्र शर्मा की पंक्ति है, आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे, आज से दो प्रेम योगी अब योगी ही रहेंगे। और रामकुमार वर्मा की पंक्ति है, मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइस प्रश्न संख्या 36 है, आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? और गाइस ऑप्शन ए है छांदोग्य उपनिषद, बी ऑप्शन है कठोपनिषद, सी ऑप्शन है केपोपनिषद, और डी ऑप्शन है बृहदारण्यकोपनिषद। तो गाइस आत्मजयी की कथा वस्तु कठोपनिषद पर आधारित है। तो गाइस सही उत्तर हुआ हमारा ऑप्शन बी कठोपनिषद। गाइस आत्मजयी का प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी और कुंवर नारायण द्वारा रचित यह एक प्रबंध काव्य है और यह कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित रचना है। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 37 है, सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं। और ऑप्शन ए है श्रीलाल शुक्ल, बी ऑप्शन है नरेश मेहता, सी ऑप्शन है हिमांशु श्रीवास्तव, और डी ऑप्शन है शैलेश मटियानी। तो गाइस सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं शुक्ल जी। तो गाइस सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए श्रीलाल शुक्ल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइस अगला प्रश्न है, काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? और गाइस ऑप्शन ए है मानस का हंस, बी ऑप्शन है चित्रलेखा, सी ऑप्शन है खंजन नयन, और डी ऑप्शन है नाचियो बहुत गोपाल। तो गाइस काम और राम का द्वंद्व मानस का हंस उपन्यास में चित्रित किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन ए मानस का हंस। वहीं गाइस चित्रलेखा में पाप और पुण्य का नैतिक प्रश्न का वर्णन किया गया है। और खंजन नयन में गाइस सूरदास का वर्णन किया गया है। और वहीं नाचियो बहुत गोपाल में मेहतर समाज पर चित्रण किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइस हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से। प्रश्न है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? और ऑप्शन ए है बड़ी लड़की, बी ऑप्शन है छोटी लड़की, सी ऑप्शन है स्त्री, और जो डी ऑप्शन है वो है लड़का। तो गाइस आधे अधूरे नाटक के जो प्रस्तुत संवाद का संबंध है वह है गाइस बड़ी लड़की का। सही उत्तर है ऑप्शन ए बड़ी लड़की। और छोटी लड़की का जो कथन है वो है, हाँ बड़े हो गए हैं, पता नहीं किस वक्त छोटे हो जाते हैं, किस वक्त बड़े हो जाते हैं। गाइस यह लगभग हर घर के छोटे बच्चों का प्रश्न जरूर रहता है। मेरी भी एक छोटी बहन है जो हमेशा
यही लाइनें बोलती रहती है कि पता नहीं मैं कब बड़ी होंगी। तो गाइज लगभग यह हर एक घर की कहानी होती है कि जो छोटे होते हैं उनको हमेशा छोटा ही कह दिया जाता है, जिससे कि वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं और उनका एक यही प्रश्न लास्ट में बच जाता है कि आखिर में हम बड़े कब होंगे। तो गाइज वही स्त्री पात्र है आधे अधूरे की, उनका कथन है, सब के सब एक से बिल्कुल एक से हैं, आप लोग अलग अलग मुखौटे पर चेहरा सबका एक ही। गाइज यह आधे अधूरे के स्त्री जो पात्र है उसका कथन है। तो गाइज चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। कारवा किसका एकांकी संग्रह है? और ऑप्शन ए है उपेंद्रनाथ अश्क, बी ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, सी ऑप्शन है रामकुमार वर्मा और डी ऑप्शन है भुवनेश्वर प्रसाद। तो गाइज कारवा एकांकी संग्रह भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र जी का है। सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी भुवनेश्वर। वहीं चरवाहे उपेंद्रनाथ अश्क जी का एकांकी है और विष्णु प्रभाकर जी का एकांकी का नाम है गाइज इंसान और रामकुमार वर्मा के एकांकी का नाम है पृथ्वीराज की आंखें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज प्रश्न संख्या 41 है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। और गाइज ऑप्शन ए है राउरवेल, कुवलयमाला कथा, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। बी ऑप्शन है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कुवलयमाला कथा, राउरवेल। सी ऑप्शन है कुवलयमाला कथा, राउरवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। वहीं गाइज डी ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल, कुवलयमाला कथा। तो गाइस जो सही क्रम है वो है कुवलयमाला कथा। रचना काल है 8वीं सदी, राउरवेल का 10वीं सदी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण का 12वीं सदी और वर्ण रत्नाकर का 14वीं सदी। तो सही उत्तर हुआ गाइज ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ कुवलयमाला कथा, राउरवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। गाइज वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के दामोदर भट्ट और राउरवेल के रोड़ा कवि और कुवलयमाला कथा के उद्योतन सूरी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। और गाइज ऑप्शन ए है हंस जवाहिर, पुहुपावती, यूसुफ, जुलेखा, अनुराग बांसुरी। बी ऑप्शन है पुहुपावती, हंस जवाहिर, यूसुफ, जुलेखा, अनुराग बांसुरी। सी ऑप्शन है पुहुपावती, हंस जवाहिर, अनुराग बांसुरी, यूसुफ, जुलेखा और डी ऑप्शन है अनुराग बांसुरी, हंस जवाहिर, पुहुपावती, यूसुफ, जुलेखा। तो गाइस पुहुपावती का रचना समय है 1725 ईस्वी, वहीं हंस जवाहिर का 1731 ईस्वी और अनुराग बांसुरी का 1764 ईस्वी और यूसुफ जुलेखा का 1790 ईस्वी। सही आंसर हुआ गाइस ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। इसी के साथ चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज 43 नंबर का प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। और गाइज ऑप्शन ए है कीर्तिलता, भक्तमाल, छिताई वार्ता, चित्रावली। बी ऑप्शन है भक्तमाल, छिताई वार्ता, कीर्तिलता, चित्रावली। सी ऑप्शन है चित्रावली, कीर्तिलता, भक्तमाल, छिताई वार्ता। डी ऑप्शन है छिताई वार्ता, कीर्तिलता, भक्तमाल, चित्रावली। तो गाइस सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। कीर्तिलता का प्रकाशन है 14वीं सदी, भक्तमाल का 1585 ईस्वी और वहीं छिताई वार्ता का 1590 ईस्वी और चित्रावली का 1613 ईस्वी। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा प्रश्न संख्या 44 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आगे की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। और ए ऑप्शन है इत्यलम, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नाव में कितनी बार। बी ऑप्शन है हरी घास पर क्षण भर, इत्यलम, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार। सी ऑप्शन है इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार। और गाइस डी ऑप्शन है हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार और इत्यलम। तो गाइस इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार। गाइस यह सभी रचनाएं अज्ञेय की हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 45 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है
ऑप्शन ए है शांत पथिक प्रेम माधुरी मिलन प्रिय प्रवास, बी ऑप्शन है प्रेम माधुरी शांत पथिक मिलन प्रिय प्रवास, सी ऑप्शन है प्रिय प्रवास शांत पथिक प्रेम माधुरी मिलन, और डी ऑप्शन है प्रेम माधुरी शांत पथिक प्रिय प्रवास मिलन। तो गाइज जो ऑप्शन डी है इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रेम माधुरी का प्रकाशन वर्ष है 1875 ईस्वी, शांत पथिक का 1902 ईस्वी, प्रिय प्रवास का 1914 ईस्वी और मिलन का 1917 ईस्वी। गाइस प्रेम माधुरी के रचनाकार हरिश्चंद्र जी हैं, वहीं शांत पथिक के श्रीधर पाठक, प्रिय प्रवास के हरिवाद और मिलन के राम नरेश त्रिपाठी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 46 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। और गाइस ऑप्शन ए है निहार, दीपशिखा, नीरजा, रश्मि, बी ऑप्शन है दीपशिखा, नीरजा, निहार, रश्मि और सी ऑप्शन है नीरजा, निहार, रश्मि, दीपशिखा और डी ऑप्शन है गाइस निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। निहार का प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी, वहीं रश्मि का प्रकाशन वर्ष 1932 ईस्वी, नीरजा का 1935 ईस्वी और गाइज दीपशिखा का प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और गाइज अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल। तो गाइज यह जो ए ऑप्शन है यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, आगे पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो शमशेर बहादुर सिंह का गाइज आपको बता दें कि इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, वहीं भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1914 ईस्वी में हुआ था और गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था और भारत भूषण अग्रवाल का जन्म काल है 1919 ईस्वी। तो चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 48 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है गाइज कठगुलाब, सालमली, आपका बंटी, चितकोबरा और गाइज बी ऑप्शन है आपका बंटी, चितकोबरा, सालमली, कठगुलाब, सी ऑप्शन है चितकोबरा, आपका बंटी, कठगुलाब, सालमली और डी ऑप्शन है सालमली, कठगुलाब, चितकोबरा, आपका बंटी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आपका बंटी का प्रकाशन वर्ष गाइज 1971 ईस्वी, चितकोबरा का प्रकाशन वर्ष गाइज 1979 ईस्वी, वहीं सालमी का प्रकाशन वर्ष है 1987 ईस्वी और कठगुलाब का गाइज प्रकाशन वर्ष है 1996 ईस्वी। तो गाइज इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न गाइज प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। और गाइज ऑप्शन ए है क्रिकेट मैच, कफन, बड़े भाई साहब, दो बैलों की कथा, बी ऑप्शन है कफन, बड़े भाई साहब, क्रिकेट मैच, दो बैलों की कथा, सी ऑप्शन है दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन, क्रिकेट मैच और डी ऑप्शन है बड़े भाई साहब, दो बैलों की कथा, क्रिकेट मैच और कफन। तो गाइज सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, दो बैलों की कथा। गाइज इसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी और बड़े भाई साहब का प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी और गाइज कफन का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी और क्रिकेट मैच का प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी। गाइज यह सभी कहानियाँ जो हैं यह प्रेमचंद जी की हैं। तो चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ और गाइज प्रश्न संख्या 50 है। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। और गाइज ऑप्शन है एक और द्रोणाचार्य, मादा कैक्टस, सिंहासन खाली है, द्रौपदी, बी ऑप्शन है द्रौपदी, सिंहासन खाली है, मादा कैक्टस, एक और द्रोणाचार्य और सी ऑप्शन है सिंहासन खाली है, द्रौपदी, एक और द्रोणाचार्य, मादा कैक्टस और डी ऑप्शन है मादा कैक्टस, द्रौपदी, सिंहासन खाली है, एक और द्रोणाचार्य। तो इस प्रश्न का गाइज सही उत्तर होता है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है गाइज मादा कैक्टस का जो रचना काल है गाइज रचना समय वो है 1959 ईस्वी और द्रौपदी का 1972 ईस्वी, वहीं सिंहासन खाली है गाइज इसका प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी और एक और द्रोणाचार्य का प्रकाशन वर्ष गाइज 1977 ईस्वी। मादा कैक्टस के गाइज जो रचनाकार हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण लाल। गाइज आपको बता दें कि यह जितनी भी रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं वो सभी की सभी नाटक विधा की रचनाएं हैं और द्रौपदी के नाटककार हैं गाइज सुरेंद्र वर्मा और सिंहासन खाली है के सुशील कुमार सिंह और एक और द्रोणाचार्य इसके गाइज नाटककार हैं शंकर शेष। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 51 है गाइज। प्रश्न संख्या 51, प्रकाशन
वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। और गाइस ऑप्शन ए है वाद विवाद संवाद, साहित्य और इतिहास दृष्टि, कामायनी, एक पुनर्विचार, प्रेमचंद और उनका युग, कामायनी, जो बी ऑप्शन है कामायनी एक पुनर्विचार, प्रेमचंद और उनका युग, वाद विवाद संवाद, साहित्य और इतिहास दृष्टि। सी ऑप्शन है प्रेमचंद और उनका युग, कामायनी एक पुनर्विचार, साहित्य और इतिहास दृष्टि, वाद विवाद संवाद। डी ऑप्शन है साहित्य और इतिहास दृष्टि, वाद विवाद संवाद, प्रेमचंद और उनका युग, कामायनी एक पुनर्विचार। तो गाइस आपके हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, कमेंट जरूर करें। तो गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, प्रेमचंद और इनका युग का प्रकाशन वर्ष है गाइस 1952 ईस्वी। वहीं कामायनी एक पुनर्विचार, इसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। और गाइस कामायनी एक पुनर्विचार के जो लेखक हैं वो हैं मुक्तिबोध। और गाइस साहित्य और इतिहास दृष्टि, इसका प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी। और वाद विवाद संवाद का प्रकाशन वर्ष है 1989 ईस्वी। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइस प्रश्न संख्या 52 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है। और गाइस ऑप्शन ए है और औरत एक कहानी यह भी, हाथ से कस्तूरी कुंडल बसे। बी ऑप्शन है हाथ से और औरत कस्तूरी कुंडल बसे एक कहानी यह भी। सी ऑप्शन है कस्तूरी कुंडल बसे हाथ से एक कहानी यह भी और औरत। और डी ऑप्शन है एक कहानी यह भी कस्तूरी कुंडल बसे और औरत हाथ से। तो गाइस सही उत्तर होता है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ कस्तूरी कुंडल बसे का गाइस प्रकाशन वर्ष 2002 ईस्वी है। वहीं हादसे का प्रकाशन वर्ष 2005 ईस्वी है। और एक कहानी यह भी का गाइस प्रकाशन वर्ष है 2007 ईस्वी। और औरत का प्रकाशन वर्ष है 2010 ईस्वी। और गाइस और औरत के जो कथाकार हैं वो हैं कृष्णा अग्निहोत्री। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी, हाथ से रमणिका गुप्ता का रचना है। और कस्तूरी कुंडल बसे यह रचना है मैत्रेयी कुशवाहा का। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न गाइस प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है आधे अधूरे, अंधा युग, स्कंदगुप्त, भारत जननी। बी ऑप्शन है स्कंदगुप्त, अंधा युग, भारत जननी, आधे अधूरे। सी ऑप्शन है भारत जननी, स्कंदगुप्त, अंधा युग, आधे अधूरे। और डी ऑप्शन है आधे अधूरे, भारत जननी, अंधा युग, स्कंदगुप्त। तो गाइस सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, गाइस भारत जननी नाटक विधा की रचना है। और इसका प्रकाशन वर्ष है गाइस 1877 ईस्वी। और जो रचनाकार है गाइस वो है भरतेंदु। और वहीं स्कंदगुप्त, इसका प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी। और इसके नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। और अंधा युग का प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी। और नाटककार हैं धर्मवीर भारती। और आधे अधूरे मोहन राकेश जी का नाटक है। और आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 54 की तरफ। और गाइस प्रश्न है निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। और गाइस ऑप्शन ए है साहित्य दर्पण, वक्रोक्ति जीवितम, ध्वन्यालोक, कवि कंठाभरण। बी ऑप्शन है कवि कंठाभरण, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, वक्रोक्ति जीवितम। सी ऑप्शन है वक्रोक्ति जीवितम, कवि कंठाभरण, साहित्य दर्पण, ध्वन्यालोक। और डी ऑप्शन है ध्वन्यालोक, वक्रोक्ति जीवितम, कवि कंठाभरण और साहित्य दर्पण। तो गाइस सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, ध्वन्यालोक का प्रकाशन 9वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है गाइस। और वक्रोक्ति जीवितम इसका कालक्रम 10वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। और कवि कंठाभरण का कालक्रम है 11वीं सदी का उत्तरार्ध। और वहीं साहित्य दर्पण का 14वीं सदी का पूर्वार्ध। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न गाइस प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित मार्क्सवादी चिंतकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। और गाइस ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, व्लादिमीर इलिच लेनिन, माओ त्से तुंग। तो गाइस जो ये पहला ऑप्शन है यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। क्योंकि गाइस यहाँ पर सबसे पहले कार्ल मार्क्स इनका जो कालक्रम है वो है 1818 ईस्वी। और फ्रेडरिक एंगेल्स हैं इनका जो कालक्रम है गाइस वो है 1820 ईस्वी। और व्लादिमीर इलिच लेनिन का 1870 ईस्वी। और माओ त्से तुंग का 1893 ईस्वी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइस अगला प्रश्न कुछ निर्देश दिए गए हैं। और गाइस निर्देश में कहा गया है कि प्रश्न संख्या
56 से 65 तक के प्रश्नों को कथन के रूप में दिए गए हैं और इनमें से एक स्थापना और दूसरा तर्क के रूप में दिया गया है और कोड भी दिए गए हैं जिनके सही विकल्प का चयन करके हमको उत्तर बताना है। तो गाइज पहला जो स्थापना है, स्थापना कह रहा है कि काव्य हृदय का परम उत्थान है और विज्ञान मस्तिष्क का चरम उत्कर्ष है। गाइज यह बात बिल्कुल सही है। और देखिए तर्क क्या कह रहा है, क्योंकि विज्ञान हृदय को शांति तो नहीं दे पाता, लेकिन काव्य का उत्कर्ष जीवन की सभी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। गाइज यह बात बिल्कुल भी गलत है। विज्ञान का संबंध व्यक्ति के मात्र विचार पक्ष से है। यह संवेगों का दमन करता है। विज्ञान शांति और अशांति दोनों देता है, लेकिन काव्य जीवन की बढ़ती हुई सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है। गाइज इसलिए जो दूसरा तर्क है वो बिल्कुल गलत है। तो सही इसका उत्तर हुआ गाइज ए सही और आर गलत। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा कोड इस प्रश्न का सही होगा। तो गाइज वो है ऑप्शन डी, ए सही और आर गलत। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। स्थापना दिया गया है, लोक आख्यान की निर्मित सामूहिक अचेतन की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। और तर्क दिया गया है गाइज, क्योंकि लोक में इसके निर्माण की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। गाइज यह भी बात बिल्कुल ही सही है। तो देखिए गाइज जो ऑप्शन बी है उसी ऑप्शन में दोनों ही ए और आर सही लिखे गए, इसलिए हमारा जो सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी हुआ, ए सही और आर भी सही। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज हमारा प्रश्न संख्या 58 है। स्थापना दिया गया है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय है। गाइज बिल्कुल सही बात है। और देखिए तो क्या दिया गया है, क्योंकि उनके नाटकों की संरचना पश्चिमी और आत्मा भारतीय है। गाइज यह भी बात बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। दोनों ही बातें सही कही गई हैं। गाइज जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय है और इनके नाटकों की यह मूल विशेषता ही है। प्रसाद के नाटकों की संरचना अर्थात रचना प्रक्रिया पर पाश्चात्य प्रभाव है, जबकि नाटकों की आत्मा पर भारतीय अर्थात रस का प्रभाव है। पश्चिम में नाटक का केंद्र अनुकरण होता है, जबकि भारत में रस होता है। तो गाइज दोनों ही बातें यहाँ पर सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज देखिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। और गाइज जो स्थापना दिया गया है वो कह रहा है, कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर शिवत्व की उपलब्धि करता है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए तर्क क्या दिया गया है, इसलिए सृजन व्यापार कलाकार का आत्मकल्याण है, लोक मंगल नहीं। गाइज यह बात बिल्कुल गलत है। तो गाइज आप जान ही गए होंगे कि सही उत्तर क्या होगा, ए सही और आर गलत होगा। जो स्थापना दिया गया है वह सही है, लेकिन जो तर्क है वो गलत है। तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, क्योंकि गाइज जो ऊपर वाला ऑप्शन है शिव का तात्पर्य है कल्याणकारी, जो कल्याणकारी है वही सुंदर है गाइज, और जो सुंदर है वही सत्य है। अतः कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर शिवत्व की उपलब्धि करता है, इसलिए सृजन व्यापार कलाकार का आत्मकल्याण नहीं है, बल्कि वह लोक मंगल की क्रिया है। और गाइज यहाँ पर दिया गया है कि लोक मंगल नहीं है, इसलिए यह जो तर्क है वो गलत है, बल्कि लोक मंगल है सृजन कार्य। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज प्रश्न संख्या 60 है। स्थापना में देखिए क्या लिखा गया है, भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी सांस्कृतिक व्यवस्था है, वसुधैव कुटुंबकम नहीं। बिल्कुल सही बात है। और देखिए गाइज इसका तर्क दिया गया है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था ने स्थानीय संस्कृति को संपूर्णतः नष्ट कर दिया है और अब पूरा विश्व ही एक परिवार है। गाइज यह बात बिल्कुल गलत है। तो गाइज सही उत्तर हुआ हमारा ऑप्शन बी, ए सही और आर गलत, क्योंकि गाइज भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी सांस्कृतिक व्यवस्था है। इसे हम बाजारीकरण भी कह सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानता है, बाजार नहीं। पूंजीवादी व्यवस्था ने स्थानीय संस्कृति को नष्ट किया है और उसे बाजारू भी बना दिया है। पूंजीवादी में पूरा विश्व एक परिवार नहीं बल्कि एक बाजार है गाइज, इसीलिए जो यह तर्क दिया गया है वो गलत है। तो चलते हैं। और गाइज 61 नंबर का हमारा प्रश्न है। स्थापना दिया गया है कि पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद का निषेध किया है। गाइज यह बात बिल्कुल भी गलत है।
और तर्क देखिए दिया जा रहा है कि इसी कारण साहित्यिक चेतना में न केवल विखंडन समाप्त हुआ बल्कि एकात्मकता को बढ़ावा मिला। गाइज यह भी बात बिल्कुल गलत है। सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी इस प्रश्न का। दोनों ही बातें गलत कही गई हैं। तो गाइज आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया है। इसके कारण ही साहित्यिक चेतना में विखंडन को बढ़ावा मिला और एकात्मकता समाप्त हुई है। तो गाइज यहाँ पर जो ऊपर दोनों बातें कही गई है वो बिल्कुल ही दोनों बात गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज प्रश्न संख्या 62 है। स्थापना दिया गया है कि सांस्कृतिक एकरूपता साहित्य के लोकतंत्र में अनिवार्य है और तर्क है क्योंकि बहुलतावाद साहित्यिक संवेदना को खंडित करता है। गाइज आपको बता दें कि सांस्कृतिक एकरूपता साहित्य के लोकतंत्र में अनिवार्य नहीं है। तो गाइज पहला तो यह सिद्ध हो गया कि गलत है। और देखिए दूसरा देख लेते हैं। इससे वैचारिक पतन होता है। व्यक्ति को साहित्य में अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। बहुलतावाद साहित्यिक संवेदना को खंडित नहीं बल्कि विविध प्रकार के विचार करने हेतु प्रेरित करता है। और गाइज यहाँ पर दिया जा रहा है क्योंकि बहुलतावाद साहित्यिक संवेदना को खंडित करता है, तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन सी है यह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। दोनों ही बातें गलत है। तो इसी के साथ चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज देखिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है, 33 है। और स्थापना दिया गया है हिंदी अभिव्यक्ति की एक संपूर्ण और सशक्त सर्व समावेशी बहुलतावादी सांस्कृतिक इकाई है। और तर्क दिया जा रहा है क्योंकि भारत के एक बड़े भूभाग की बोलियों का समूह इसकी शक्ति को बढ़ाता है। और गाइज यहाँ पर दोनों ही बातें बिल्कुल सही कही जा रही हैं। सही इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन डी हिंदी भाषा। गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदी भाषा अभिव्यक्ति की एक संपूर्ण और सशक्त सर्व समावेशी जो कि सबको समाहित करने वाली होती है और बहुलतावादी जो कि विचारों की विविधता को प्रदर्शित करती है, एक सांस्कृतिक सूत्र में बांधने वाली इकाई है। हिंदी भाषा भारत के एक बड़े भूभाग लगभग 9 राज्यों में बोली जाने वाली बोलियों का समूह है जो कि इसकी शक्ति को और बढ़ाता है। अतः दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज प्रश्न संख्या 64 है। स्थापना दिया गया है और स्थापना में कहा जा रहा है कि जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। बिल्कुल सही बात है गाइस। और तर्क देखिए दिया गया है क्योंकि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है। बिल्कुल बात सही है। मन के भीतर की वस्तु है, यह भी बात सही है। जो भीतर है वही बाहर है। तो गाइस यहाँ पर दोनों ही स्थापना और तर्क सही है। तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। यहाँ पर दोनों ही बातें सही कही गई हैं। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए गाइस 65 नंबर का प्रश्न है। स्थापना दिया गया है मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं। सही बात है। और तर्क है क्योंकि इन्हीं साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सका है। संस्कृति की इसी अविरोधी सत्य का पर्याय है। तो गाइस दोनों ही बातें बिल्कुल सही कही जा रही हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में ही जो है वहां पर दोनों कथन सही हैं। तो इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए सही और आर सही। गाइस मनुष्य की जो श्रेष्ठ साधनाएं विचार कार्य हैं वही संस्कृति का रूप ग्रहण करते हैं। अपने इन्हीं कार्यों और साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य, जिस सत्य का कोई भी विरोध न किया जा सके उसको कहते हैं अविरोधी सत्य, उसके तक पहुंचना है। संस्कृति की भी इसी सत्य का पर्याय है क्योंकि संस्कृति का निर्माण श्रेष्ठ साधनाओं से होता है और श्रेष्ठ साधना द्वारा ही अविरोधी सत्य तक पहुंचा जा सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 66 है गाइज। प्रश्न संख्या 66 है निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंध ग्रंथों से सुमेलित कीजिए। और गाइज सूची 1 के प्रश्न हैं राघव चेतन, श्री रामा, सबरी, चंदा। और गाइज जो सूची 2 में दिए गए हैं उन पात्रों से सुमेलित करने हैं। तो सागर, रामचरितमानस, पद्मावत, चित्रावली, चंदायन। तो गाइज राघव चेतन यह पात्र है गाइज पद्मावत का। राघव चेतन पद्मावत का पात्र है। वहीं गाइज श्री रामा
श्रीदामा जो हैं वो सूरसागर के पात्र हैं। और सबरी गाइज आप लोगों को भी पता होगा कि सबरी रामचरितमानस की पात्र हैं। और गाइज चंदा चंदा जो है चंदायन की पात्र है। वही गाइज चित्रावली का मुख्य पात्र है हीरा। तो चलते हैं देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और देखिए गाइज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और गाइज सूची 1 के ऑप्शंस हैं वैराग्य संदीपनी, विरह मंजरी, इंद्रावती, वीर सिंह देवचरित। और सूची 2 के ऑप्शन है नूर मोहम्मद, तुलसीदास, नंददास, हित हरिवंश, केशव दास। तो गाइज वैराग्य संदीपनी इसके रचनाकार हैं गाइज तुलसीदास। वहीं विरह मंजरी के नंददास और इंद्रावती के गाइज रचनाकार हैं नूर मोहम्मद और वीर सिंह देवचरित इसके जो रचनाकार हैं गाइज वो हैं केशव दास। तो गाइज चलिए अब इसके सही उत्तर को देख लेते हैं कि सही उत्तर क्या होगा। तो गाइज जो ऑप्शन ए है यही इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। ए का दूसरा, बी का 3, सी पहला और डी 5वां। तो चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 68 है गाइज, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शंस हैं मधुमालती, रास पंचाध्यायी, भक्ति प्रताप, प्रेम वाटिका। सूची 2 के ऑप्शंस हैं मंझन, रसखान, चतुर्भुज दास, नंददास, ध्रुव दास। तो गाइज आपको बता दें कि मधुमालती मंझन की रचना है। वहीं गाइज रास पंचाध्यायी नंददास जी की रचना है और भक्ति प्रताप ये गाइज चतुर्भुज दास का रचना है। वहीं गाइज प्रेम वाटिका इसके रचनाकार हैं गाइज प्रेम वाटिका के रसखान। तो चलिए इसकी सही कोड को देख लेते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो गाइज जो ऑप्शन ए है ये ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 69 है गाइज, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और गाइज सूची 1 के ऑप्शंस हैं मिलन यामिनी, दिल्ली, सागर मुद्रा, इतने पास अपने। और सूची 2 के ऑप्शंस हैं रघुवीर साहय, शमशेर बहादुर सिंह और सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे और रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। तो गाइज मिलन यामिनी के रचनाकार हैं बच्चन जी। और दिल्ली गाइज दिल्ली के रचनाकार हैं दिनकर जी। दिल्ली हमें दिन में जाना है। तो गाइज दिल्ली के रचनाकार हुए रामधारी सिंह दिनकर। वहीं गाइज सागर मुद्रा इसके रचनाकार हुए गाइज अज्ञे। सागर की मुद्रा अज्ञे होगी। तो सही उत्तर हुआ 3rd नंबर में इसको मिला दिए हम। वहीं गाइज इतने पास अपने गाइज इसके रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। इतने पास अपने शमशेर बहादुर सिंह। तो चलिए इसके सही उत्तर को देख लेते हैं कि सही उत्तर क्या होगा। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी A5 और B4, C3 और D2। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है गाइज प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। और गाइज सूची 1 के ऑप्शंस हैं लाला मदन मोहन, नाहर सिंह, लाला भगवान दास, वासुदेव शास्त्री। सूची 2 के ऑप्शंस हैं भागवती, वामा शिक्षक, परीक्षा गुरु, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी। तो गाइज लाला मदन मोहन ये पात्र है गाइज परीक्षा गुरु के। वहीं नाहर सिंह नूतन ब्रह्मचारी के पात्र हैं गाइज। और लाला भगवान दास ये हैं वामा शिक्षक के पात्र। वहीं गाइज वासुदेव शास्त्री ये हैं भाग्यवती के पात्र। तो देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 71 की तरफ। और प्रश्न है निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन हैं विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल,
भीष्म साहनी। सूची 2 के ऑप्शन है कथा एक कंस की, सूर्यमुख, युगे युगे क्रांति, दशरथ नंदन, रंग दे बसंती। तो गाइज विष्णु प्रभाकर, इनका नाटक है गाइज युगे युगे क्रांति। वहीं जगदीश चंद्र माथुर, इनका जो रचना है गाइज वो है दशरथ नंदन। और लक्ष्मी नारायण लाल, इनका नाटक है गाइज सूर्यमुख। भीष्म साहनी का नाटक है रंग दे बसंती, भीष्म साहनी जी का नाटक है। तो चलते हैं, तो सही उत्तर हुआ गाइज ऑप्शन सी, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो चलते हैं इसी के साथ प्रश्न संख्या 72 की तरफ। और गाइज प्रश्न 72 है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा लिखित ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 का ऑप्शन है दंडी, उद्भट, मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ। और सूची 2 के ऑप्शन है रस गंगाधर, काव्यालंकार सार संग्रह, काव्यादर्श, काव्य प्रकाश, अलंकार सर्वस्व। तो गाइज दंडी का ग्रंथ है काव्यादर्श। वहीं उद्भट का गाइज ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सार संग्रह। और मम्मट के ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। और पंडित राज जगन्नाथ के ग्रंथ का नाम है गाइज रस गंगाधर। वहीं गाइज अलंकार सर्वस्व ये है रुय्यक का ग्रंथ। तो चलते हैं इसके आंसर को देख लेते हैं। तो गाइज जो सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। ए का दूसरा, सॉरी ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। और गाइज सूची 1 के ऑप्शंस हैं सास्यूर दे फर्डिनांड और जॉर्ज लुकास, एलेन टेट, हावर्ड फास्ट। सूची 2 के ऑप्शन है लिटरेचर एंड रियलिटी, टेंशन इन पोएट्री, स्टडीज इन यूरोपियन रियलिज्म, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स और मार्क्सिज्म एंड पोएट्री। तो गाइज सास्यूर दे फर्डिनांड, इनकी कृति का नाम है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। तो गाइज इसका हमने चौथे में मिला दिया। वहीं गाइज जॉर्ज लुकास, इनके रचना का नाम है स्टडीज इन यूरोपियन रियलिज्म। और एलेन टेट, इनकी रचना का नाम है टेंशन इन पोएट्री। और वहीं गाइज हावर्ड फास्ट के रचनाकार का नाम है लिटरेचर एंड रियलिटी। तो गाइज चलिए इसके सही उत्तर को देख लेते हैं। और सही उत्तर हुआ गाइज ऑप्शन सी, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो गाइज हमारा 74 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचयिता कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन हैं, ए है तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, बी ऑप्शन है निकल रही है उर से आ ताक रहे सब तेरी राह, और सी ऑप्शन है जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से विचित्र कर रहा अंधेरा, और डी ऑप्शन है अरुण अंधेरों की पल्लव रात मोतियों सा हिलता हिमहास। और सूची 2 के ऑप्शन हैं मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो गाइस जो ऑप्शन ए है तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, गाइस ये पंक्तियाँ हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। तो इसको हम मिला देंगे ऑप्शन 2 में। और जो बी ऑप्शन है निकल रही है उर से आ ताक रहे सब तेरी राह, गाइस इन पंक्तियों के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। और वहीं गाइस जो ऑप्शन सी है जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम्र रेखा से विचित्र कर रहा अंधेरा, गाइस ये पंक्तियाँ हैं जयशंकर प्रसाद की। तो गाइस चलिए हम आगे की पंक्तियों को देख लेते हैं। और गाइस जो ऑप्शन डी है अरुण अधरों की पल्लव प्रात मोतियों सा हिलता हिमहास, ये पंक्तियाँ हैं सुमित्रा नंदन पंत की। तो गाइस इस प्रश्न का सही कोड हुआ ऑप्शन ए, ए का दूसरा, बी पहला, सी तीसरा और डी चौथा।
गाइज इसी के साथ चलते हैं हम आज अपने प्रश्न संख्या 75 और हमारा आज का अंतिम प्रश्न। तो गाइज प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के निम्नलिखित पात्रों को उनके संवादों के साथ सुमेलित कीजिए। और गाइज सूची 1 का ऑप्शन है चंद्रगुप्त दंडायन। तो गाइज चंद्रगुप्त की पंक्तियां हैं, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। तो गाइज ए ऑप्शन चंद्रगुप्त की ये पंक्तियां हैं ऑप्शन नंबर 2। और जो दंडायन की पंक्तियां हैं वो है, भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते हैं। तो गाइज ये दंडायन की पंक्तियां हुई, तो इसको हमने मिला दिया ऑप्शन ए में। और चलते हैं आगे की पंक्तियों को देख लेते हैं। और गाइज सी ऑप्शन है कार्नेलिया। इसका पंक्ति है कार्नेलिया का, मुझे तुम इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। तो ये हो गया कार्नेलिया का कथन ऑप्शन 4। और जो चाणक्य हैं उनका कथन हो गया, ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ, ए का दूसरा, बी पहला, सी चौथा और डी तीसरा। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर यूजीसी नेट जेआरएफ एजुकेशन से संबंधित ऐसी ही जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलेगा। आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और विगत वर्षों से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जानना हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। गाइस हमारे प्लेलिस्ट में 2012 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप पढ़ सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।